जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज हैं जुल्करनैन ताहिर, मेरे पुराने दोस्त हैं, डॉन से वाबस्ता हैं। और खासियत इनकी ये है कि ये पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई को कवर करते हैं। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले, फिर पहली दफ़ा जब गिरफ्तार हुए, उसके बाद इनकी कई मुलाकातें भी हुई इमरान खान साहब से, तब भी हमने इनसे बात की थी। अब आजकल जो पीटीआई जिस दौर से गुजर रही है, खास तौर पर 9 मई के बाद, और अब इलेक्शन की तरफ वो जाना चाहते हैं। पीटीआई के अंदर भी तब्दीलियां आ रही हैं, चेयरमैन तब्दील हो गए हैं। इन तमाम जो वाकयात हैं, इनका तस्करा करना बड़ा जरूरी है और इनसे मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, सोच क्या है, और आगे के लिए जो इम्कानात है वो क्या देख रहे हैं। तो जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने मेरी तमहीद तो सुन ही ली। थैंक यू वेरी मच। आप जाहिर है पीटीआई को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, मौजूदा हालात में भी आप उनके लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई इस वक्त जहां खड़ी है, मैं उसको दो फेजेस में डिवाइड करता हूं, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो पॉपुलैरिटी तो उनकी है वो, लेकिन वो स्ट्रोंगर हुए हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी या वीक हुए हैं? राइट, मैंने कहा जो पीटीआई का सिनेरियो है वो आपको मे 9 वाला जो है उनके वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन पे भी नहीं था जो पीटीआई के लोग हैं। हम्म। और जिस तरह से स्टेट ने रिएक्ट किया है पीटीआई को लेके, वो भी किसी ने फिगर आउट नहीं किया था कि देखिए 6 माह गुजर चुके हैं। अभी भी जो मेरी एक फॉर्मर एमएनए जो 2 सीटों पे जिन्होंने विन किया, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, तो वो अभी अरेस्ट नहीं हुए। ऑल्दो के ही वाज नॉट इन पाकिस्तान ऑन मे 9, लेकिन वो साहब बताते हैं जी कि मैं तो मिला नहीं, तो फिर घर में जो मिला है, तो उन पे जो टॉर्चर हुआ है और द काइंड ऑफ टॉर्चर मीन द कपल ऑफ गाइस अंडरवेंट, तो वो कहते हैं कि अनबिलीवेबल है कि हम तो ही नहीं कर सकते थे कि इस लेवल का टॉर्चर जो है वो अभी भी, यानी कि दिसंबर आ गया तो ये सीन होगा। तो पीटीआई के लिए तो कोई चीज जैसे कह लें कि स्टेट बिल्कुल जैसे कह लें कि स्टेट ने हाथ उठाया हुआ है हम्म। और बिल्कुल इसको स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। और इससे पहले मैं बात कर रहा था, अगर वो रिकॉर्डिंग के इशू में आ गई, कि पीटीआई इस टाइम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज में फंसी पड़ी है। हम्म। इनके सारी, चाहे वो लीडरशिप है या इनके वर्कर्स हैं, इनको अभी ये नहीं पता कि कल को क्या सिचुएशन होनी है। अभी बल्ले का निशान रहेगा कि नहीं रहेगा, नया चेयरमैन आ गया, नेवर माइंड, फिर भी अभी ये सारा जिस तरह से सीन कुक हो रहा है, यू नेवर नो, ये चैलेंज हो जाएगा ईसीपी में। इनके फॉर्मर फाउंडिंग मेंबर है जो अकबर एस बाबर है, उन्होंने कहा मैं चैलेंज करूंगा, या अगर ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हुआ जिसमें इसको बल्ले के बैट के उसके सिंबल से डिप्राइव करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। हम्म। तो वेल, अगर अगर बल्ला भी नहीं रहता या बल्ला रहता भी है, तो उसके बाद इनको कैंडिडेट मिलते हैं, कैंडिडेट मिल भी जाते हैं, तो कैंडिडेट क्या उठाए जाएंगे, कॉन्टेस्ट कर भी पाएंगे। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है जिसमें पीटीआई राइट नाउ इनटू इट है। हम्म। और जिसे कह लेंगे एवरीथिंग, जिसे कह लेंगे अगला स्टेप अननोन है, नहीं पता कि किधर पीटीआई होगी। हम्म। ये जो आपने चेंज की बात की है, मैं क्योंकि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात आज जहां खड़े हैं, इसमें उनका जो एक बयानिया था और जिस तरह की जिद थी उनको कि बस आज ही इलेक्शन हो, हमारी मर्जी से हो, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हो, उस जल्दी ने उनको जो है ना, वो मेरा ख्याल है नुकसान पहुंचाया है। जी। अब ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज ने मुझे पहली दफा ये इंडिकेट किया है कि शायद इमरान खान साहब को भी ये समझ आ गई है कि इस तरह से मामलात हल होने वाले नहीं है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे भी दिखानी पड़ेगी। ये जो मुश्किल वक्त है, इसको किसी तरह से हिकमत से गुजारना पड़ेगा। अगर ये समझ उनको आ गई है, तो क्या आप समझते हैं कि इस चेंज को बाकी पार्टी भी उसी तरह से कबूल कर लेगी? क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, लोग परस्तार होते हैं लीडर के, उस तरह से चेंज को कबूल नहीं करते। ये चेंज कितना इफेक्टिव होगा?
जी डॉक्टर साहब, देखें जैसे आपने अभी बताया कि खान साहब में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं थी। जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से घर गए, सिंस देन हमने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी। नेशनल असेंबली से वो बाहर निकले, फिर दोनों गवर्नमेंट पंजाब की और केपीके की तोड़ी। और तोड़ी भी किसके मशवरे से? आपको पता ही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में उनके दोस्त थे, उनके मशवरों से। उसमें एक भी पॉलिटिशियन शामिल नहीं था। अगर जो कोई पॉलिटिशियन शामिल था भी, तो वो इन लाइन था विद दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाइम, एलिमेंट्स ऑफ दैट ना। जिस अब तो लोग ओपन बात करते हैं, लाइक जनरल फैज हमीद से लेके या कुछ और लोग थे जिनसे जिनके मशवरे पे इमरान खान चलते थे, और मारे भी गए एट द एंड ऑफ द डे। जिस सिचुएशन में वो है राइट नाउ, तो मतलब ही इज ब्लेम्ड फॉर इट। और वो ये नहीं है कि कहेंगे जी वो एक्स वाई जी ने के मशवरे से मैंने किया और ये किया। उनको बहुत सारे चांसेस मिले जिसमें वो फ्लेक्सिबल अपना एटीट्यूड शो करके जो है आपके रिंग में रह सकते थे, जो कि पॉलिटिकल अरीना का रिंग है। तो लेकिन वो लड़ते गए क्योंकि कहते थे मेरी लड़ाई आपको पता ही है किसके साथ है, और मैंने बस विल टेक ऑन एंड मूविंग फॉरवर्ड। जिस तरह आपने बताया कि अब आके लगता है कि शायद वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हुए हैं, तो ये भी लगता है मुझे कि ये देर से मुक्का याद आया है उनको। हम्म। और इसका भी इनको टाइम काफी पहले, अगर ये मूव पहले खेल लेते, थोड़ा एंटिसिपेट देखे। लीडर लीडर की डेफिनेशन में एक बड़ा पॉइंट आता है, लीडर वो है जो थोड़ा सा फोर्सी कर लेता है, या दीवार की दूसरी तरफ देख लेता है, या ये देखता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इसका आगे क्या फॉल आउट होगा, क्या ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव उस पे उसकी पार्टी पे आएगा। तो हम्म। ये चीजें हमने देखते हैं कि ये सारी इस चीज को लेके खान साहब जो है आगे तो देखे रहे, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल दो स्टेप आगे देखा और अब चल दौड़े, वट एवर द तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट एंड शूट। तो वो शूटिंग इन हिज ऑन फीट वाला सीन बना हुआ है। तो राइट, अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दिखाई है, सिर्फ बल्ले को सेव करने के लिए दिखाई है, और उसमें भी अभी जिस तरह आपने काफी सारे हर दूसरा बंदा जो कि स्पेशली इनका एंटी है, वो ये बात कर रहा है कि ये अनदर उस्मान बुज़दार ढूंढा है इन्होंने। बैरिस्टर अली गौहर जो है, ये साहब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, लेकिन है उसमें हामिद खान को चांस दे सकते थे, या और किसी पॉलिटिशियन को दे सकते थे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इनकी अब एज ए होल ये स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी बी आप कह लें या स्ट्रेटेजी सी कह लें, जिसमें ओपनली तो इन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन अगर इनके पार्टी लीडर से आप बात कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम अब सारा बैंक कर रहे हैं अपनी जो है वुकला जो है हमारे साथ एसोसिएट हैं, क्योंकि उन पे हाथ डालना जरा मुश्किल है। अगर कैंडिडेट हमें अ, ऐसा लगा कि हमारे कैंडिडेट उठाए जाएंगे, या हमारा कैंडिडेट जैसे कह लें कि हम टिकट दे दें और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जिसमें उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, वो विड्रॉ कर लेगा, तो इस बेटर कि हम अभी से ही जो है वो वुकला को फोकस करें, उन्हीं को ही टिकट अवार्ड्स करें। ये 200 वुकला की जो लिस्ट वाली बात भी सामने आई थी कि शॉर्ट लिस्ट की है जिनको आप टिकट्स देंगे कमिंग इलेक्शन में, तो ये उसी में ही सिलसिला क्या जिसे कह अब लें पार्ट ऑफ दैट है। इस पे एक सवाल पैदा होता है। हमने ये देखा है कि माजी में पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, वो उस तरह से नहीं था। पार्टी के अंदर इंटरनल फाइटिंग थी, उसका इनको इंतखाबात में नुकसान भी होता रहा है। और हमारे यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होता है कि जिसको टिकट मिलता है वो खुश होता है, और जिसको नहीं मिलता वो उसकी जड़ें काटना शुरू कर देता है। तो पीटीआई आज के हालात में अगर फर्ज करें ये वकीलों को टिकटें दे देंगे, तो जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं इनके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पॉलिटिशियन है जिनको उम्मीद थी कि हमारी बारी आएगी, वो क्या आंखें बंद करके उनके साथ चल पड़ेंगे, या फिर वहां पर ये डिवीजन पैदा हो जाएगी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मजे का सीन है। लेकिन इसको आप बिल्कुल उसमें देखें, इसको देखना पड़ेगा आपको, जो कि इमरान खान साहब का या उनकी पार्टी एज ए होल का अल्यूजन कह लें या डिल्यूजन है, वो यही है कि अभी वो खंबे को भी टिकट देंगे तो वो लोग आके अब गुस्से में, क्योंकि वो इस रजीम जो करंट रजीम कह लें इसे, और इनके बैकर्स हैं, उनकी उनको अपना रिएक्शन शो करने के लिए वो उस दिन गिवन डे में, बैलेट डे में वो जाके वोट डालेंगे। तो आगे सिर्फ बल्ला देखेंगे, ना कैंडिडेट देखेंगे, ना ये देखेंगे कि यार इसका तो कोई ये पता ही नहीं है, इसका नाम भी क्या है, कोई इसका ना बैनर देखा ना पोस्टर देखा, वॉट एवर। तो ये उसकी इस अल्यूजन उसकी और वजह मैं डिल्यूजन। आपको बता देता हूँ।
उसके जो है ना सोच उसके पीछे, वो है जब ये मई 2022 में इन्होंने जिमनी इलेक्शन लड़े थे, पंजाब में अब्दुल शहबाज की हुकूमत थी। इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि नहीं हम तो बलडोज कर देंगे, हमारी इतनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन तब तक 9 मई नहीं हुआ था। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो आजकल हम देख रहे हैं पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है। अब वो मेरा ख्याल है रिपीट करना इतना आसान नहीं होगा। ये मुश्किल है। देखें, जो पोलिंग डे का सारा सीन होता है कि आपने वोटर को लेके जाना है। मैंने जैसे आप बताया ना कि ये तो इस चीज को बिल्कुल ही रूल आउट करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो वहां पे एस्पायरेंट थे पहले, जिसे आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनके साथ इलेक्टेबल से, वो सारे इनको छोड़ चुके हैं। हम्म। और उसके अलावा अगर आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूंसी ए, उसके लिए आप भी उम्मीदवार हैं, मैं भी सोच रहा हूँ उसमें। लेकिन चूंकि इस टाइम स्टेट पूरी तरह से इनको ग्रिल कर रही है, तो शायद आप भी विड्रॉ कर जाए, मैं भी कर जाऊं, क्योंकि कहेंगे जो सम अदर फाइन डे हम ये सोचेंगे कि हमने पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे लड़ना है, तो अभी इनवाइट नहीं करेंगे। जिसे कहते हैं, कह लें कि रोथ ऑफ द स्टेट कह लें या ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट कह लें। तो इसलिए इसलिए इतना ज्यादा ये इशू नहीं होगा इनकी टिकट को लेके। बिकरिंग कह लें या कह लें कि रैंगलिंग कह लें, वो नहीं हमें नजर आएगी हम्म। इसमें इस वक्त। तो सीन बिल्कुल क्योंकि कोई लेटअप नहीं है, हम्म। और आपको कोई साइन भी नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई को कोई वो रिलैक्स करने के या कोई कंसेशन देने के मूड में है। अच्छा, वैसे इसका दूसरा जो पहलू है ना, वो आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि एक तरह से शायद वो जो पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं जिन्हें उम्मीद थी कि पीटीआई की टिकटें मिलेंगी, वो शायद शुक्र भी करेंगे कि अच्छा हमारी जान छूट गई इस दफा, वरना टिकट लेके शायद उठा ही जाते। जी जी है। देखें, इस टाइम बहुत सिर्फ उठाए जाने ही सिलसिला नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस से कनेक्टेड है, आपका बिजनेस भी नहीं बचेगा, हम्म। आपकी फैमिली अलग हैरास होगी। ये ग्राउंड रियलिटी है। इसमें जैसे कह लें कि आपकी सिंपथी किसी के साथ भी हो, एसोसिएशन अगर आप किसी पार्टी के साथ भी रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राइट नाउ जो फैक्ट फैक्ट ऑफ द डे यही है कि इस टाइम जो पीटीआई के ऑलरेडी मेन लीडर्स तो सारे ही जेलों में हैं, या बाकी जो बचे हुए हैं वो भागे हुए हैं, दे आर इन हाइडिंग। और बाकी अगर जो पुराने थे वो या आईपीपी में है या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में है, तो कुछ बच के नून लीग ले गई है। तो इसलिए इसलिए इनको बैंक करना यही पड़ेगा, जो कि आप वकला कह लें या वो कह लें बंदे जिनको एक्सवाइजी नोबडी नोज देम। और ये अरेंजमेंट जिस पे आप देखें ना कि एक फिजा कायम की गई है, अली गौहर जब बना है हम्म। द चेयरमैन ऑफ पीटीआई, तो एक फिजा बनाई है कि पीटीआई जुल्म हो गया, पीटीआई के वर्कर्स और बाकी लीडर्स रो रहे हैं, ये क्या हो गया। ये सिर्फ फिजा ही बनाई है। और इस फिजा को बनाने में पीएमएल नून, आप आपने मरियम औरंगजेब की प्रेस सर्कल देखी होगी। इट वाज सच ए टेरिबल इन ए वे कि जैसे इतना बड़ा जुल्म कर दिया पीटीआई ने। ये जनरल इलेक्शन था और पीटीआई धांधली के साथ जीत गई है। और उनका जो ये चेयरमैन अ, अ, अली गौहर नहीं बना, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है। उनको इस तरह से कल उन्होंने मातम किया है, मरियम ने भी किया है। मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों ने भी किया है। फैसल हुंडी साहब भी इस तरह से परेशान थे, जैसे वो इस तरह के इलेक्शन खुद कभी खुद नहीं करते, जो कि बंद कमरे में सभी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। मतलब इतनी बड़ी बोगी मार रहे थे कि मतलब कोई कोई छोटा सा स्टूडेंट भी पॉलिटिक्स का है, उसे पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होते हैं। एक सिंपल मेयर नॉमिनेशन होती है आप लोगों की, और मतलब उनके चाहे शबाज शरीफ साहब अगर बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएल नून, उनके अगेंस्ट भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता, वो भी बिला मुकाबला होते हैं। अगर आप चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो की एग्जांपल ले लें, उनके अगेंस्ट भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता। वो कहते हैं कॉन्टेस्ट करके मरना है किसी ने, वो तो पार्टी में भी एग्जिस्ट नहीं मतलब वो रह सकता अगर कोई इनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए। तो ये सारे बोगस किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी या एनी, अगर मेरा ख्याल जेयूएफ वगैरह का भी कोई इस तरह कोई सीन होता होगा, तो या जमात इस्लामी थोड़ा सा दिखाती है कि जी उसमें कंपटीशन होता है। तो बाकी अगर आप एक्सेप्ट मेरा ख्याल जमात इस्लामी के अलावा आप सबकी एग्जांपल ले लें, तो सब शैम और बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। अच्छा लेकिन जिस खैर। तरह से इनका रोना धोना था, और उसके बाद मीडिया ने प्ले अप किया, मीडिया स्पेशली आपको पता ही है कि काफी हद तक
कंट्रोल्ड है ब्रॉडकास्ट मीडिया का, ये भी मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमेशा से अहम कंट्रोल बात तो करते यह हैं। है ना कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो तस्लीम कर लेगा इस इलेक्शन को? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन, देखे इलेक्शन कमीशन ने पहले पहले क्यों ऑब्जेक्शन लगा के इनके मुंह पे मारा इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का? ओनली रीजन कि उनको जहां से खून आता है, जहां जिसके जिसके कहने पे वो चलते हैं, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, हर एक को पता है। तो अगर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये चीज फाइनल हुई कि पीटीआई को हमने बल्ले का सिंबल, इलेक्शन सिंबल नहीं देना, तो फिर आटा गूंदी हिल्दी क्यों है? वो कोई ना कोई चीज निकाल लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। वो फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतनी बड़ी धांधला कहेंगे कि जुल्म कर दिया उन 10,000 वर्कर्स के जो जेलों में है इस टाइम राइट नाउ। वो बेचारे अंदर मातम कर रहे हैं कि हमारा जो है चेयरमैन अब अली गौहर है। अली जफर साहब का नाम आ रहा था, वो भी खैर वो भी कंटेंडर थे, लेकिन उनको नहीं नहीं हम्म, दिया गया ये पोजीशन। तो बिल्कुल। पॉइंट ये है कि तो ये बल्ले का ये निशान इतना अहम है क्यों पार्टी के लिए? क्योंकि निशान तो तब्दील भी होते हैं, माजी में दीगर पार्टियों के भी होते रहे हैं। जी जी, इस इनको देखें, एक ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना। अभी आपके सामने मखदूम अहमद महमूद जो पीपीपी साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, एट द सेम टाइम वो फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं और जरदारी साहब के काफी क्लोज हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जैसे 2 या 3 दिन पुरानी बात होगी ये, वो कहते हैं कि 70% इस टाइम जो पॉपुलैरिटी है पंजाब में वो पीटीआई की है। तो नून लीग तो सोचे भी ना कि उसको उसको बीट करने की तो बात बड़ी दूर, उसके साथ compete भी नहीं कर सकती। जब आपकी राइवल पार्टी इस तरह की बातें करना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं खौफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बल्ले के ऊपर लोगों का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आपने उनको इतना सप्रेस किया हुआ है पीटीआई को। उनकी लीडरशिप हो, कारकुन हो, अभी भी रेड चल रहे हैं, अभी भी मारे पड़ रही हैं, इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं। तो ये सुप्रेशन में कहीं उसका रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेट डे, जिस दिन इलेक्शन होना है उस दिन लोग निकल के अगर वो बल्ले पे स्टैंप लगाते गए, और जिन्होंने जो प्लान किया फिर आरटीएस बिठाने का भी उस तरह से पूरा तरह इंतजाम ना हुआ हुआ, या से कि आपने पीटीआई को सिर्फ 10 सीटें देनी थी नेशनल असेंबली की, और आरटीएस बिठा भी लेंगे तो अगर वो 50 हो जाती हैं तो आगे गवर्नमेंट तो स्टेबल नहीं आएगी। नवाज शरीफ ने तो 1000 टाइम, नवाज शरीफ एंड इस पार्टी ने कहा कि हमें तो एक पूरा सिंपल मेजोरिटी, अगर हमें 2/3 दे दें थैंक यू वेरी मच, अदरवाइज हमें सिंपल मेजोरिटी जरूर चाहिए। तभी हम स्टेबल स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब स्टेबल इकोनॉमी है, अदरवाइज हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम्म, दीज आर द ओपन मैसेजेस जिसको आप बड़े आराम से डिकोड करके उसमें से समझ सकते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। तो हम्म, इसलिए परेशानी सिर्फ ये इस वजह से बल्ले वाला सीन बना हुआ है, और जिसके ऊपर मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट जाहिर है ज्यादातर सोशल मीडिया प्रोग्राम्स पे ही हो सकती है। ब्रॉडकास्ट मीडिया तो कंट्रोल्ड है, एवरीबॉडी नोज दैट, वहां पे इस तरह की बात नहीं हो सकती। तो ये इसी वजह से है कि अभी चीजें सारी उनको है, परेशानी है कि पीटीआई कहीं ना कहीं अगर कोई रिएक्शन आ गया, जो या अ, जो हम सो फार पोल्स आ रहे हैं, आप चाहे उसको लोकल सर्वेस कह ले, या आप इंटरनेट पोल्स की बात कर ले, सोशल मीडिया पोल्स की कर ले, जो उनकी पॉपुलैरिटी है या जो उनमें हमें नजर आ रहा है एग्रेशन और एक किस्म का गुस्सा भी, कि हम पोलिंग डे के ऊपर जाके वो सारा गुस्सा निकालेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वजह से ये फील्डिंग लगाई जा रही है बल्ले वाली, किसको रिमूव किया जाए। बस हम्म। बल्ला विल नॉट बी देयर। तो उसके बाद आप देखिएगा कि चीजें जाहिर है बल्ला नहीं होगा, पीटीआई क्या करेगी फिर? कहेंगे जी आपको ये सिंबल नहीं मिल रहा, आपने आपने इंट्रा पार्टी वो नहीं करवाई, मीन इसको अगर रिंग से आपने स्टेट वे आउट कर दिया, तो वो फिर क्या कंपेन करेंगे जी? डिपेंडेंट है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को हॉकी मिल रहा है, किसी को फुटबॉल मिल रहा है, कहेंगे जी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस दिनों में सोशल मीडिया पे ये कंपेन चलाएंगे कि NA 147 पे आप फुटबॉल को वोट डालें, NA 148 पे आप हॉकी को डालें, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट्स हमारे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीजें तो बहुत मुश्किल होती हैं। बल्ला एक सिंपल चीज है जो कि सबको पता है कि पीटीआई का है, इमरान खान का है। तो वंस इट इज नॉट, इट वॉन्ट बी देयर, तो फिर तो आप समझें कि पीटीआई का यानी उस सीन तरह आउट है। की ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कैंपेन चलाना इनके लिए मुश्किल होगा। तो मियां साहब की आपने तस्करा किया, मियां साहब की जो फरमाइश है उसके पूरे होने के कितने इम्कानात लग रहे हैं आपको? देखिए, मैं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट करके आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा ख्याल है कि बीइंग इस हवाले से आप कह ले पॉलिटिकल कमेंटेटर, या हम्म, अपने आप को मैं सो कॉल्ड एनालिस्ट कह लूं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को ये
नहीं चाहिए था कि वो लंदन से आते। इट हम्म। वॉज बेटर कि वो लंदन में ही रहते, क्योंकि उनके आने से पूरा सिस्टम उन्होंने एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। जिस टाइम मर्जी पहले मतलब उसको मरोड़ के, अगर उनकी आज का हम कोर्ट को मान लिया जाए, कोर्ट्स के डिसीजन को, तो इसका मतलब है जो पहले वाली कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया था, उनको उसके लाइफ टाइम डिस्qualify किया था। और ये सारी चीजें, ये उस मतलब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, या आज नहीं कर रहा। हम्म। तो इतनी बड़ी ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बैठ के इसको एक्सप्लेन करने लगे, तो किसी ने बाय नहीं करना। तो उन्होंने जो सिस्टम की वो वाली चीज थी जिसमें आर्म ट्विस्टिंग है, जिस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं जुडिशरी से या जुडिशरी को यूज किया जाता है, वो बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया। तो वे स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनको लंदन से प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट का वो देता है प्रोटोकॉल, और अभी तक उनके पास प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट का जो प्रोटोकॉल है, एक कन्विक्ट थे वो जब वो आए थे, एब्सकॉन्डर थे, ठीक है, जिसे वो आप और सख्त लैंग्वेज में इश्तियारी और भगोड़ा कह सकते हैं। सो बट अगर ना आते तो ये सिस्टम इतना बुरे तरीके से एक्सपोज ना करता। यहाँ पे अगर जो उनका प्लान था, शबाशी साहब को ही गवर्नमेंट दी जाती, और ये बैठ के वहां से पहले भी कॉलिंग द शॉट्स, और वहीं से बैठ के चीजों को ऑपरेट कर रहे होते, स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे होते। तो यहाँ पे आके एक तो उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, और अपने आप के ऊपर जो इमरान के माथे पे लाडले का टैग था वो उखाड़ के अपने माथे पे ऊपर चश्मा कर लगा लिया। दी। और ओके। अपनी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी थी, हम्म। अगर इसको कोई सो कॉल्ड कहेंगे या वॉट एवर इट वॉज, 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रहे, तीनों मरतबा लड़के बाहर गए, और बाद में वो कहते थे कि अब नवाज शरीफ, नजरिया नवाज शरीफ जमहूरियत हो गया है, अब डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। तो डेमोक्रेसी को उन्होंने डस्टबिन में उठा के बाहर फेंक दिया, और कहा कि जी दोबारा से पुरानी सैलरी पे ऊपर मैं काम करूंगा, और दिस टाइम मैं आपको शिकायत नहीं दूंगा, पहले मैं लड़ता रहा हूँ आपके साथ, अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो हम्म। ये सारी बातें इनको नहीं सुनने को मिलनी थी। जिस तरह से बिलावल भुट्टो उनका कहते हैं यार कि मतलब आप यार हैव सम शेम, और डोंट गिव अप दैट, गिव रिस्पेक्ट टू द बैलेट नैरेटिव ऑफ योर्स जो कि यू अडॉप्टेड 4 years ago। तो ये ओपनली अब अगर बिलावल भुट्टो इज सेइंग टू नवाज शरीफ, तो ये उनको ना सुनने को मिलता। और मैं लेकिन उसकी राइट वजह आपके तो क्वेश्चन, यही है ना, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकल कैपिटल वो लूज कर चुके हैं, तो अब शायद सर्वाइवल मोड उनका भी यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टैग अलोंग कर जाएं। तो फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है अब हमें वाज़ह नजर आ रहा है, हमने उसके नवाज शरीफ के बारे में भी बात कर ली, पीटीआई के बारे में भी बात कर ली, ये कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि इकोनॉमी तो मुझे इससे भी ठीक होती हुई नजर नहीं आती, और नवाज शरीफ साहब का भी यही रिकॉर्ड है कि साल डेढ़ साल के बाद फिर वो भी परपुर्जे फैलाना शुरू कर देते हैं और पंगे लेना शुरू कर देते हैं। और फिर एक साल वैसे भी हमारे यहाँ आर्मी चीफ को गुजर गया, हमारे यहाँ बड़े साहब बदलते हैं तो सारी पॉलिसी भी बदल जाती है। तो ये कितना अरसा चल जाएगा ये अरेंजमेंट? तभी तो देखे ना वो बातें निकलना शुरू हुई कि जो काकड़ साहब वाला ही मामला है, इसे ही कंटिन्यू किया जाए, जो केयर टेकर सेटअप है। केयर टेकर सेटअप में आपकी इकोनॉमी सम हाउ स्टेबल चल रही है, और बाकी चीजें मतलब आपने बहुत सारी रोक के रखी हैं, मतलब जो पॉलिटिकल इरिटेंट्स से उनको, जो इरिटेशन सिस्टम में या रिपल्स क्रिएट कर रहे थे, उनको आपने फिक्स किया हुआ है। तो आपका ख्याल यही है कि अगर ये केयर टेकर्स चलते रहें तो ज्यादा कुछ बेटर डिलीवर हो जाएगा मामला। अगर ये साल से 2 साल यही सेटअप रहे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अगर हम उठा के इनको रिप्लेस कर देते हैं विद नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ का पहले तो ये चीज आएगा कि जो आपके काकड़ साहब हैं, ही इज ऑन द बैक एंड कॉल ऑफ दोज पावरफुल सर्कल्स। ये क्वाइट ऑब्वियस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हम्म। लेकिन अगर नवाज शरीफ की अगर आप बात कर लें, नवाज शरीफ इवेंचुअली जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल टोटल पपेट के तौर पे तो नहीं रहेंगे, अभी अलाइन तो उनके साथ हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का कंप्लीट पपेट बनना उनकी अपने जिसे कह लें कि फितरत में भी नहीं है। इवेंचुअली चलेंगे साथ में, और फिर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड आएगा, पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट आएगा, वहां पे चीजें फिर बिल्डअप होना शुरू होती हैं। और आपको पता है कि फिर अगर ज्यादा बुरी बिल्डअप हो जाए तो इनसे संभाला नहीं जाता, क्योंकि इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का जब ये चीजें आती हैं, अगर हम जनरल रहीद शरीफ वाला सीन देखते हैं जिसमें बाद में इन्होंने खुद ही कहा कि वो हमसे एक्सटेंशन मांग रहे थे, शरीफ वर सेइंग इट, तो हमने एक्सटेंशन नहीं दी तो उन्होंने हमें फारग कर दिया। तो भाई आपने, या अगर आप यही कह रहे हैं तो आपने दे देनी थी एक्सटेंशन। आपने जनरल बाजवा को भी तो एक्सटेंशन दी, उसके रिटर्न में आप लंदन चले गए।
राइट। अब भी आपकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो जो अंडरस्टैंडिंग फिर आप फाइनल करते हैं तो स्टिक टू देम। या तो फिर इसमें नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ये होगा कि जो अभी वो साहब इनसे कमिट कर रहे हैं, जो रोल इनको दिया जा रहा है कि आपकी बाउंड्रीज ये हैं, इन बाउंड्री से आपने बाहर नहीं निकलना, तो वो फिर उनको उन्हीं में उसी में ही रहना पड़ेगा। हम्म। ये एक नई लाइफ होगी फॉर नवाज शरीफ टू टू लिव इन। हम्म। और और जिसे कहते हैं कि है मुश्किल। तो है मुश्किल, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर अल्टीमेट क्वेश्चन आएगा उसके बाद, क्योंकि अभी तो हमें सारी तरफ यही एक खबर आ रही है कि इमरान खान को जेल में शायद उस वक्त तक ही रखे जाना है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, नया सेटअप नहीं आ जाता। तो उसके बाद शायद एक नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग करने के लिए भी, या एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा चाहेगी कि उनके, तो शायद एक आम माफी मिल जाए मे 9 के जो हैं कल्प्रिट्स कह लें, या जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। और और दूसरा ये है कि शायद इमरान खान साहब को भी कहें जी आ जाएं, बाहर आ जाएं, खैर है। हम्म। लेकिन फिर वही बात है कि खान साहब तो टिकने वाले नहीं है, हम्म। उनकी गारंटी कौन करेगा एट द एंड ऑफ द डे। और पीटीआई एक रियलिटी बन चुकी है इस कंट्री की भी। तो जब जब कभी उनको आप फ्री हैंड देंगे, चांस मिलेगा, तो उन्होंने तो फिर वही पस क्रिएट करना जो वो पहले कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से देख लें। तो ये मुश्किल चीज है आगे चल के भी कि ये जो आपने पूछा ना, इकोनॉमी इकोनॉमी पाकिस्तान में स्टेबल रहेगी, अभी जो अपेरेंट नजर आ रही है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है कि हम्म। पाकिस्तान में इकोनॉमी अगले साल तक स्टेबल रहती है या 1.5 ईयर रहती है। यू नेवर नो। जो फैसल वापडा है, जिन पे एलिगेशन भी है कि बिल्कुल वो माउथ पीस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो साहब तो यही कहते हैं कि अगर आपने मैनेज्ड इलेक्शन में नवाज शरीफ को दे दी गवर्नमेंट, तो वो 13 14 या 17 माह से ज्यादा चलेगी नहीं। हम्म। उसके बाद फिर वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन में आ जाएंगे, जहां से आपने शुरू किया था वहीं से काम स्टार्ट होगा, फिर नए इलेक्शन की बात और नया फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात। और यही हमारे यहाँ वो दायरों का सफर है जिसमें हम घूमते रहते हैं और चीजें बज़ाहिर ये दावा किया जाता है कि तब्दील हो रही हैं, लेकिन वो तरक्की माकूस का एक सफर है। वो चीजें नीचे से नीचे की तरफ जाती रहती हैं और सबक कोई नहीं सीखता, ना एस्टेब्लिशमेंट सीखती है, ना सियासी जमातें सीखती हैं। सफर जो है वो अवाम करते हैं, उनके मुश्किलात में कोई कमी नहीं होती। बहरहाल अभी भी 8 फरवरी तक बड़ा वक्त है, बहुत सारी चीजें इस दौरान में तब्दील हो सकती हैं जिस पर हम बात करते रहेंगे। आज मकसद यह था कि हम ये जानने की कोशिश करें कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और उसका मुल्क की सियासत पर क्या असर हो सकता है। एक जुल्फिकार। एक एक अगर जी अगर जी जी एक पॉइंट ऐड कर दूं, अगर जी टाइम जी, है बिल्कुल हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने दायरों का सफर की बात की ना, इसमें मेरा ख्याल है कि नून लीग, मेरा हम्म। ख्याल नहीं है इसमें, मैंने पीटीआई वालों से बात की, वो कहते हैं अगर ये वो टाइम था कि इसमें नून नून लीग जो है इस सर्कल को ब्रेक कर सकती थी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जो उनकी जो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स है जो 90s वाली, जिसमें वो टारगेट करते थे अपने ओपोनेंट को। पीपल्स पार्टी आपके सामने ही है पूरी एग्जांपल, 12 साल जो जरदारी साहब हैं वो अंदर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस जिस तरह का जुल्म ये लोग अब हम पे कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 2 साल लगे, हमें 3 साल लगे हैं, 5 साल लगे वापस आने में, तो हम ये स्कोर सेटल करेंगे। तो ये यही दायरा तो वो कहते बात हैं है ना, वापस आएगा। यही तो बात है कि जो भी पावर में होता है वो उसको ब्रेक नहीं करना चाहता। जी 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 सबको तभी याद आता है जब वो पावर से बाहर होते हैं, तब जी। उनको असूल याद आते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल ये गुफ्तगू हम करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो बातचीत है वो आइंदा भी आप तक पहुंचे, हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। जुल्फिकार, वक्त देने के लिए आपका और थैंक जो यू वेरी लोग मच। हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।